हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केम ऑफ करंट क्लास में आपका स्वागत है। हम मतलब रासायनिक संयोग का नियम पढ़ रहे थे। उनमें से हम लोग 3 नियम को देखे थे, ठीक है। उनके बाद हम लोग चौथा नियम लेके आए हैं। जो चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपरेशन, ठीक है। इनके सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रिचर ने किया था, ठीक है। तो रिचर ने क्या किया, यदि कोई तत्व, दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हो या करते हैं तो इस तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा से संयोग करते हैं उनसे जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में संयोग करते हैं। पहले बात तो ये समझ नहीं आया होगा क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा इजी भाषा में इसको समझाते हैं, उसके बाद ये जो डेफिनेशन है उनको देखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा इस पे मेहनत कर लेते हैं। देखो, अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, अगर मैं हाइड्रोजन और सल्फ़र को संयोग करूँगा, आपस में रिएक्शंस करूँगा, तो ये जो कंपाउंड बनेंगे वो H2S बनेंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करता हूँ तो H2O बनाएंगे, यानी पानी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जब ये दो तत्व यानी कि फर्स्ट तत्व और दूसरे तत्व यानी कि ये जो फर्स्ट तत्व आपस में मिल रहे हैं और एक संयोग यानी कि कंपाउंड्स का निर्माण कर रहे हैं, इस कंपाउंड्स में जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनके जो आखिरी वाले तत्व हैं वो इनके अनुपात के बराबर होंगे। कहने का क्या मतलब है, इनको समझो। अब देखो, अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, एस सल्फ़र तथा ऑक्सीजन दोनों H के साथ संयोग करके, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, H के साथ संयोग करेंगे और कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। वो है H2S, H2O और एक होगा उसका नाम है SO या SO2 का भी निर्माण करेंगे, ठीक है। ये इतनी सारी कंपाउंड्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब कैसा, देखो, अगर मैं बोलूँ H2S है, जो फर्स्ट वाले हैं H2S है, अगर H2S का अनुपात मैं निकालता हूँ तो ये अनुपात कितना निकलेगा H के लिए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, साथ में 2 हाइड्रोजन का गुना है आपस में, तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 अनुपात S के लिए कितना है 32। तो ये कितना निकल आएगा, इसको मैं गुना करूँगा तो 2 अनुपात 32, ठीक है। ये H2S का अनुपात है। उसी प्रकार हम लोग ये कंपाउंड्स का तो हो गया। अब इस कंपाउंड्स की बात करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलकर क्या करें, कंपाउंड्स का निर्माण किया। इसको बोलते हैं कंपाउंड्स या यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स या यौगिक। तो ये हो गए। उसके बाद H2O है, सेकंड यौगिक क्या है, जो हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन से मिलकर बना है, वो है H2O। तो H2O का अनुपात निकालता हूँ तो ये कितना मिलेगा H2O, ठीक है। तो ये मिलेगा, इसका अगर फिर से निकालूँ तो 1 गुना 2 अनुपात ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। तो 16 होगा ऑक्सीजन के लिए, तो 2 अनुपात 16 ये आ गया। अब देखो, अब ये क्या है, इन दोनों जो आपस में मिले, फर्स्ट तत्व सेकंड तत्व, ठीक है, इनके जो लास्ट वाली है S और यहाँ भी O, वो थर्ड नंबर बन रहा है, यानी कि तीसरे का अनुपात होगा, यानी तीसरे क्या होगा, संयोग करके तीसरा का अनुपात निकलेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर S और O आपस में एक दूसरे से संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, SO बनेगा। यही बन रहा है ना, यहाँ पे देखो SO का निर्माण कर रहे हैं, तो SO वाला होगा इन दो तत्वों के क्या होंगे, दो तत्वों के जो तीसरे तत्व होगा इन दो तत्वों का संयोग के क्या होंगे, अनुपात में होंगे। जैसे यहाँ पे देखना, और वो भी कौन सा अनुपात में होंगे, निश्चित अनुपात में या समान अनुपात में होंगे। अब देखो इनको, SO का अनुपात निकालता हूँ कितना निकलेगा, 32 अनुपात 16 निकलेगा, ठीक है। अनुपात कैसे निकालते हैं, उनकी कुल द्रव्यमान को लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ सल्फ़र है, सल्फ़र 16 नंबर के एलिमेंट है, ठीक है। इसके जो परमाणु भार होंगे या परमाणु द्रव्यमान होंगे वो कितने होंगे, 16 दूनी 32 होगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इनको इसकी भार बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे डिनोट करते हैं A से, और इसके जो क्रमांक होता है या परमाणु क्रमांक होता है इसको डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। ये क्या होता है, Z से। तो हम लोग क्या निकाले, परमाणु क्रमांक, उनकी भार को हम लोग निकाल रहे हैं कि इनकी भार कितनी है, ठीक है। वो भार को ही हम लोग यहाँ पे निकालें, इसका वेट निकाले, तो नहीं तत्वों का वेट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए इनका वेट कितना आया, 32 आया, ठीक है। ऑक्सीजन से साथ में तो ऑक्सीजन का कितना आया, 16 आया, ठीक है।
तो इन दोनों का अनुपात हमको मिला 2:1 मिला। ठीक है, इसका अनुपात क्या मिला हमको 2:1 मिलेगा। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, 2:1 मिला। अब आगे देखो, ये इनके जो कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स बने हैं उनके अनुपात, जो थर्ड वाला एलिमेंट हो गया कंपाउंड्स होगा, उनके अनुपात के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कैसे, जरा इनको देखते हैं। ठीक है, ये तो SO मतलब SO के लिए निकलेगा। अगर मैं SO2, अगर यहाँ पे देखो एक नहीं, यहाँ पे 3 कंपाउंड्स बनेंगे, SO2 और SO3, ये 3 कंपाउंड्स बनेंगे। तो दूसरा कंपाउंड्स का निकालते हैं, इनके अनुपात को देखते हैं। तो ऑक्सीजन का अनुपात का गुणा, ऑक्सीजन का अनुपात का गुणा क्यों है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन का अनुपात का गुणा। तो 32 अनुपात, अगर इसे लिखा, अगर मैं निकालता हूँ SO2 का, तो सल्फर का कितना होता है 32 अनुपात ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2, तो 16 दूनी 32। तो 32 मतलब 32 से कम 32, 32 से कम 32, दोनों कट गया तो 1:1 आया। तो ऐसे हम करके इस गुणित व्युत्क्रम अनुपात को समझा जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस यही बोला है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इसको फर्स्ट लेके चल रहा हूँ 2 अनुपात के, इसको सेकंड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, ये दोनों कट गया और अनुपात बचा 2:1। तो इन तो जो थर्ड वाला नंबर होगी ना, जो थर्ड है, यानी कि जो इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो ये थर्ड कंपाउंड होगा, ये वाला जो थर्ड कंपाउंड होगा, इन दोनों के क्या होंगे, अनुपात में होंगे, आपस में संयोग करके समान अनुपात में होंगे, ये बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, यदि कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहा है, देखो ये 2 तत्व तीसरे तत्व के क्या साथ संयोग कर रहे हैं, तो 2 तत्व तीसरे संयोग मतलब एलिमेंट के साथ संयोग किया, तो क्या हुआ, H2S का निर्माण किया और H2O का निर्माण किया। ठीक है, करते हैं। तो इस तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा से संयोग करते हैं, तो अगर ये 2 कंपाउंड्स बनाएंगे, अगर उसके बाद ये तीसरे कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे ना, वो इन्हीं से निर्माण होगा। कहने का ये मतलब है, वो इसी तत्व से निर्माण होगा, यानी 2 कंपाउंड्स होगा, इन्हीं कंपाउंड्स का निर्माण ये होगा, और इसका जो अनुपात होगा इनके बराबर होंगे। सही है, क्योंकि यहाँ से एक एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ से आया एक, यहाँ का निर्माण, अगर यहाँ से एक एलिमेंट्स का निर्माण हो रहा है और यहाँ से एक एलिमेंट्स का निर्माण हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरे वाला होगा वो क्या होगा, इनके अनुपात के बराबर होगा। तो आपस में संयोग करके क्या होंगे, तीसरे तत्व का निर्माण करेंगे। या तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन दें, तो किसी एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर तीसरे तत्व का निर्माण कर रहे हैं, तीसरे तत्व का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे तत्व का निर्माण कर रहे हैं और तीनों 2 तत्व संयोग करके, या तो तीनों संयोग करके एक कंपाउंड्स का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तीनों तत्व संयोग करके किसका कर रहे हैं, एक कंपाउंड्स का निर्माण कर रहे हैं, और इस कंपाउंड का जो अनुपात होगा वो इन कंपाउंड्स के समान होगा या अनुपात में होगा, समान अनुपात में होंगे, ये बोल रहे हैं, समान अनुपात में होगा। ठीक है, समान अनुपात में होगा। तो ये किसने कहा है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम में रिचर्स ने कहा है। तो बाकी जगह देखना, सब लोग 2 तत्व के बारे में दे रहे हैं कि फर्स्ट तत्व और सेकंड तत्व, जब दोनों कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे, तो कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे, तो जो कंपाउंड से निर्माण होगा वो क्या होगा, सीधी सी बात, वो क्या होगा, उसके अनुपात होंगे, वो बराबर होंगे। तो हमको सीधी से 2 ही एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिल रहा था, लेकिन रिचर्स ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के बारे में आपस में जोड़कर बनाया कि जो तीसरे तत्व होंगे या तीसरे जो कंपाउंड्स बनेंगे वो 2 तत्व से मिलकर बनेंगे, और वो भी क्या होगा, समान अनुपात में होंगे, ये बोला है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो एक नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, H2S में 94.11% सल्फर, ठीक है, 94.11% किसकी मात्रा है, सल्फर है। सल्फर डाइऑक्साइड में 50% है। ऑक्सीजन तथा जल में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन तथा जल में 11.11 हाइड्रोजन उपस्थित है। सिद्ध कीजिए कि ये अनुपात का नियम सत्यापित करते हैं। हमें सिद्ध करके बताना है कि
यह नियम को सत्यापित करते हैं कि नहीं, ठीक है, इनको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आगे सिद्ध करते हैं। देखो क्या क्या बोला था, H2S में S का मात्रा दिया था, सल्फर हमको दे दिया था, ठीक है, और ऑक्सीजन में पानी का मात्रा ने हाइड्रोजन की मात्रा को दे दिया था। अब सिद्ध करना है। देखो S का प्रतिशत कितना दिया है, 94.11% दिया है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया, तो हमको हाइड्रोजन के लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है। तो 100 क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ अगर सल्फ़र कहीं मिला होगा तो उसमें 100 ग्राम में मिला होगा। जैसे एग्जांपल मुझे देना है कि अगर एक चाय बनाते हैं तो चाय बनता है तो 3 कंडीशन है, या तो शक्कर होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, पानी होगा, चाय पत्ती होगा। तो चाय पत्ती और शक्कर घुले होंगे तो कितने में घुले होंगे, यानी कि अगर मैं पानी की बात करूँ तो 100 ml पानी में घुले, या 100 ml पानी में घुले होंगे। तो उसमें मैं बोलूँ कि शक्कर की मात्रा दे दिया है, तो मान के चलो शक्कर की मात्रा 94.11% है। तो इसको हम लोग क्या करके घटा के ऑटोमेटिक हम लोग चाय पत्ती की मात्रा निकाल सकते हैं ना, कि चाय पत्ती उसमें कितना घुला हुआ है। तो सेम कंडीशन है, तो उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो 100 माइनस मुझे 94.11 करना पड़ेगा, तो कितना निकला, 5.89 निकला, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड में था हाइड्रोजन तथा सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे अनुपात कितना निकला, अभी 1:16, दोनों का कितना निकला, 1:16 निकला। हाइड्रोजन और सल्फर के तो वही निकाले थे। उसी प्रकार H2O का दिया है, तो उसमें क्या था, हाइड्रोजन का प्रतिशत दे दिया है, लेकिन ऑक्सीजन का हमें नहीं पता था। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, तो 100%, अगर 100% है उसमें से 11% को माइनस करोगे तो 88% हम लोग को क्या मिला, ऑक्सीजन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के लिए कितना हम उनका द्रव्यमान निकाले थे, या मैंने उसका अनुपात निकाले थे, तो उसका अनुपात निकाले थे हम लोग 1:8 निकाले थे, ठीक है। तो अतः हम देखते हैं कि निश्चित मात्रा में क्या मिला था, सल्फर और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। तो हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात निकाले थे, तो 16:8 आया था। उनका अनुपात कितना निकला था, 2:1 निकला था, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड में 50% मिला हुआ है, तो हमको तो दे दिया है ना सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हमको नहीं देते सल्फर डाइऑक्साइड तो हमको निकालना पड़ता, लेकिन हमको सल्फर डाइऑक्साइड तो दे चुका है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 50% हमको दे चुका है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी कितना होगा, 50 होगा। उसमें दोनों बराबर होगा ना, ऑक्सीजन की मात्रा भी 50% होगा, अरे सल्फर का मात्रा भी 50% होगा। तो ऑक्सीजन का मात्रा अगर 50% है और सल्फर का मात्रा भी 50% है, तो SO2 में द्रव्यमान का अनुपात 1:1 होगा, सीधी सी बात है। तो दोनों क्या है, ऑक्सीजन का 50% और सल्फर का 50%, अगर दोनों हमारे पास दे रखा है तो कितना होगा, 50:50 होगा, सीधी बात। तो 50-50 दोनों कट जाएगा, तो 1:1 ही बचेगा जो फाइनल है, ठीक है, ये बचेगा, 1:1 ही आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1:1 तथा 2:1 के बीच का सरल अनुपात 2:1 है, तो व्युत्क्रम अनुपात नियम को सत्यापित करता है। तो ऐसे हमको क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है, हमें प्रूव करके बताना था कि यह जो क्वेश्चंस में जो पूछा था वो सत्यापित है क्या, व्युत्क्रम अनुपात के अनुसार सत्यापित है। तो हमको प्रूफ मिल गया, हाँ वो सत्यापित है। इसका अनुपात भी कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, और उससे भी निकाले थे उनका अनुपात भी क्या था, 1:1 था, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं गेलुशाक की। ठीक है, अब बात किसका करेंगे, गेलुशाक की। जो 5वां था वो गेलुशाक था, ठीक है। तो गेलुशाक इन्होंने 1808 में अपना जो भी मत दिए थे वो 1808 में मत दिए थे। उन्होंने सब बाकी लोग जितने लोग थे वो एलिमेंट पे खोज किए थे, अभी पे जितना पढ़े हैं एलिमेंट की किए थे। उधर 3 के बारे में हम लोग सिंगल, तो 2 एलिमेंट्स के बारे में पढ़े, तो 2 तत्व आपस में संयोग कर रहे थे, तो उससे बनने वाले कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, एक सरल अनुपात में होंगे, अभी तक से बात कर रहे थे। लेकिन ये अलग दिया है, उन्होंने क्या किया था, गेलुशाक ने एक गैसीय प्रवस्था। देखो गैसीय प्रवस्था क्या होता है, गैसीय प्रवस्था मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर एक रूम में मैं बैठा हूँ, उस रूम में हवा भरा हुआ है, पहले से रूम में है, अगर मैं यहाँ से इत्र ला के डाल देता हूँ या परफ्यूम ला के डाल देता हूँ, तो क्या होगा, वो यहाँ का जो हवा होगा वो चेंजेस होगा, क्योंकि उसमें इत्र मिल गया। उसका मतलब क्या है, इत्र का जो मतलब सेंट है वो मुझे सुनाई दे। तो ये क्या होगा, अगर मैं अलग अलग गैस को अलग अलग प्रकार से मिलाता हूँ
तो एक नए प्रकार की गैस का निर्माण होगा। सीधी सी बात है, एक नए प्रकार के गैस का निर्माण होगा। जैसे मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाता हूँ तो सीधी सी बात है अमोनिया का निर्माण होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गैसेस हैं वो अलग होंगे और जो अमोनिया बनेगा जो गैसेस वो अलग होगा। बेसिकली इन्होंने ऐसा ही बताया है, ठीक है। तो इन्होंने गैसीय प्रवस्था में जो विभिन्न प्रकार के गहन अध्ययन किया, बहुत सारे गहन अध्ययन किया, वो गैसीय अवस्था में किया। तो इन्होंने कहा था कि तापक्रम तथा दाब की समान परिस्थिति में जब गैस आपस में क्रिया करते हैं, देखो कहा कि एक रूम टेम्परेचर होती है, सबको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस होती है एक रूम का टेम्परेचर होती है। उस रूम में या इससे बाहर हम लोग निकलते हैं समान परिस्थिति में, जो एटमॉस्फेयर में जो भी है उन्हीं की परिस्थिति में जब ये आपस में क्या करते हैं, दो अलग अलग गैस आपस में संयोग करते हैं या क्या होते हैं आपस में कम्बिनेशंस करते हैं, तो क्या होगा, एक आपस में क्रिया भी करेंगे तो क्या हो, इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। तो जब वो बनेंगे तो क्या होंगे, एक सरल अनुपात में होंगे, ठीक है। जो भी वो उत्पाद का निर्माण करेंगे वो क्या होगा, एक सरल अनुपात में होगा। उसके आयतन भी समान होंगे, तो इसलिए वो क्या होगा, सरल अनुपात में होगा, ये कहा है, ठीक है। या तो सीधी बात इनकी बोलूँ, जब दो गैसेस आपस में मिलते हैं या संयोग करते हैं तो वो क्या होंगे, एक समान उनकी आयतन होगी वो समान होगी और उसमें जो बनने वाले अनुपात होंगे वो भी क्या होंगे, एक सरल अनुपात में होंगे, ये इनका कहना था, ठीक है। ठीक है, ये सरल अनुपात में होगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया कुछ कुछ, जैसे नाइट्रोजन है और उसने बोला अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर समान मतलब संयोग करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर संयोग करते हैं तो क्या होता है, अमोनिया गैस बनती है। तो उन्होंने सीधा कहा अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो जो रिएक्शन करने के बाद बनेगी अमोनिया गैस बनेगी। अगर इस अमोनिया गैस को मैं फिर से क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ, या तो फिर से मैं क्या करता हूँ, अलग करूँगा, फिर से वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे, इन्होंने ऐसा बताया। तो अगर फिर से वो बन रहे हैं, ये तो चक्र चल रहा है ना, ये दोनों चक्र चल रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है और अमोनिया फिर से तोड़कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फिर से निर्माण कर रहे हैं। तो सोच के देखना, अगर ऐसा रिएक्शन चल रहा है, जैसे हम लोग क्या बनाते थे, ठोस है, ठोस द्रव में चेंजेस होता था हीट करने के बाद, उसके बाद फिर उसको क्या कर देते थे, ज़्यादा हीट करते थे तो किस में होता था, गैस में होता था। अगर गैस को मैं क्या करता था, प्रेशराइज करता था, यानी कि उसको क्या करता था, एक अच्छा खुले जगह में या वो क्या बोलते हैं वेपराइज करता था, तो फिर से वो क्या हो जाता था, या संघनन करता था, तो फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाता था। उसके बाद लिक्विड से अगर मैं उसको क्या करता था, ठंडा करता, कोल्ड करता था, तो फिर से किस में हो जाता था, सॉलिड में हो जाता। तो ये क्या क्रिया चलती रहती। तो उन दोनों का बीच का जो बैलेंस है, उन दोनों का जो बैलेंसिंग है दोनों के बीच में, तो फिर बनता था, फिर टूटता था, फिर टूटता था, मतलब टूटते टूटते इतना टूट जाता था कि धीरे धीरे वो प्राइज हो जाता, नहीं कि गैसीय कंडीशंस में हो जाता था। उसके बाद उसको अगर हम लोग फिर से अगर क्या करते, संघनन करते, कंडेंसेशन करते थे, तो फिर से वो क्या बनता था, फिर से लिक्विड बन जाता था। उस लिक्विड को फिर से हम लोग किसमें चेंज कर सकते थे, सॉलिड में चेंज कर सकते। सेम कंडीशंस इन जो गेलु-शाक का नियम है ना उसमें है। तो जिनके अनुपात क्या था, 1:3:2 का अनुपात होता है। तो इन्होंने खुद बोला 1:3 और 2 अनुपात के बराबर इसमें रहते हैं, इन्होंने ऐसा खुद कहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन, वैसे ही हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग मोनोऑक्साइड का देखते हैं, CO मोनोऑक्साइड का, तो मोनोऑक्साइड में O2 के संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सीधी सी बात है। तो उसमें भी देखने को मिला कि ये भी गैसेस हो रहा है। तो गैसेस से क्या बनेंगे, जब संयोजन करेंगे O2 के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता हूँ तो फिर से क्या बनेगा, मोनोऑक्साइड मिलेगा और साथ में O2 मिलेगा। तो इनकी अनुपात भी सेम होगा। तो इन्होंने क्या किया, गैसीय कंडीशंस में ये जो अनुपात वाली सिस्टम चल रहा था ना, यानी कि केमिकल संयोग, रासायनिक संयोग का नियम चल रहा था, तो बाकी लोग एलिमेंट से दिए हैं, लेकिन जो गैल-उसाक है उन्होंने एक गैसेस रूप को लेकर आगे चला। तो ये कंडीशन था इन्होंने अलग अलग देने का। तो ये 3 नियम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है और फेमस भी है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो 11th के लिए ये खासी इम्पोर्टेंस प्रश्न है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो हमें क्या करना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद जो मैं पढ़ाया था, आयतन, चाहे घनत्व हो चाहे द्रव्यमान हो, मैं उनका नोट्स इसके जस्ट पीछे मैं दे रहा हूँ, तो उसको आप एक बार देख सकते हो और नोट्स को अपना कॉपीराइट कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो मैं बोला था नोट्स के लिए, लो मैंने नोट्स दे दिया था द्रव्यमान और भार का, तो देख लीजिए द्रव्यमान और भार का मैंने नोट्स प्रोवाइड करा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिखा जा सकता है, तो पॉज करके लिख लेना। अगर मुझे लगता है कहीं पे सुधारना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे सुधारा जा सकता है। डेंसिटी के बारे में है। ठीक है, केल्विन का मतलब जो ताप है, हम ताप को ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू। जितना ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं वो करिए, अपने यारी दोस्तों को बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें।